नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में झूठा सच उपन्यास पढ़ेंगे। इस उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। यह उपन्यास 2 भागों में है। पहला भाग वतन और देश, दूसरा भाग देश का भविष्य। पहले भाग का प्रकाशन 1958 ईस्वी में लखनऊ से हुआ था और दूसरे भाग जिसका नाम देश का भविष्य, इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ। पहले भाग में देश के विभाजन एवं उससे उत्पन्न भीषण सांप्रदायिक दंगे आदि का चित्रण करते हुए शरणार्थियों के एक देश छोड़कर दूसरे देश में पलायन की व्यवस्था तक का चित्रण किया गया है। दूसरे भाग में देश के निर्माण में होने वाली चूकों, नेताओं की भ्रष्टता, क्रांतिशील चेतना के भटकाव, स्वार्थ लिप्सा की ट्रेजरी में फंसा मध्यम वर्ग और इन सब के बावजूद जनता की निर्णायक विजयनी शक्ति का चित्रण विस्तृत रूप से किया गया है। झूठा सच उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं जयदेव पुरी, उनकी बहन तारा और जयदेव पुरी की पत्नी कनक। तारा और जयदेव पुरी का एक परिवार है, कनक का दूसरा परिवार है। इन दोनों परिवारों की कहानियों के माध्यम से उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती है और अत्यधिक विस्तार में जाकर बहुआयामी हो जाती है। झूठा सच की कहानी सन 1947 में भारत की आज़ादी के समय मचे भयंकर दंगे की पृष्ठभूमि के रूप में बुनी गई है। ब्रिटिश औपनिवेशिकता, उसकी फूट डालो और राज करो की नीति तथा मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्र का सिद्धांत से मिलकर बृहत भारतीय समाज में स्वतः मौजूद छुआछूत की निम्न भावना एवं सांप्रदायिकता की दबी चेतना ऐसी उभरी कि पूरा भारतवर्ष ऐसी ज्वाला से धधक उठा जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल पाता है। मानवीय यातना के इतिहास में यह विश्व की क्रूरतम घटनाओं में से एक घटना मानी जाती है। लगभग एक दशक 1946 से 56 तक इस उपद्रव का प्रभाव बना रहा। तत्कालीन ही सही पर बहसी भावनाओं की गिरफ्त में आए हिंसक पशु बने मनुष्यों द्वारा सांप्रदायिक दंगों में हजारों हजार व्यक्ति मौत के घाट उतार डाले गए, लाखों विस्थापित हो गए, स्त्रियों और बच्चों के साथ अमानुषिक अत्याचार किए गए। पूरे देश की एक विशाल जनसंख्या को अपना देश या वतन छोड़कर भारत या पाकिस्तान में नए सिरे से बसना पड़ा। झूठा सच के प्रथम भाग वतन और देश में इन स्थितियों का अत्यंत ही मार्मिक एवं विस्तृत चित्रण किया गया है। इस भाग के अंत में शरणार्थियों को लेकर आने वाली एक बस का ड्राइवर कहता है कि जिन्हें एक बनाया गया था, रब के बंदे ने अपने वहम और जुल्म से उन्हें दो कर दिया। जयदेव पुरी एवं उनकी बहन तारा को केंद्र में रखने के बावजूद भी यह उपन्यास नायक तथा नायिका प्रधान नहीं है। इस रूप में भी यह उपन्यास पूर्व निर्मित बंधे बंधाए औपन्यासिक ढांचे के अतिक्रमित करता है। यह उपन्यास वस्तुतः विभिन्न धर्मों एवं वर्गों में बटे बृहत जन समाज के उत्थान पतन के सविस्तार गाथा है, जिसका चित्रण विभाजन को केंद्र में रखते हुए किया गया है। विभाजन से पहले लोगों के मन में उत्पन्न होने वाले विघटनवादी भाव तथा विभाजन के बाद देश अथवा शासन के संगठन के लिए आवश्यक समर्पण एवं सूझबूझ में होने वाली कमी, दोनों का सूक्ष्म दृष्टि रखते हुए यशपाल ने इस उपन्यास का ताना बाना बुना है। सांप्रदायिक चेतना किस प्रकार मानवीय नियति को दूर कर प्रभावित करती है तथा परिस्थितियों की विकट मार जन सामान्य में निर्मित
क्रांतिकारी चेतना को भी किस प्रकार कुंठित करते हुए स्वार्थ लिप्सा की ओर मोड़ सकती है, इसका अत्यंत मार्मिक चित्रण यशपाल ने इस उपन्यास में किया है। भारत का मध्यम वर्ग क्रांतिकारी चेतना से युक्त होकर पूंजीपति वर्ग के पाखंड की आलोचना करते हुए भी किस प्रकार स्वयं पैसा ही जीवन जीने की ट्रेजेडी की ओर आगे बढ़ता जाता है और इसका औपन्यासिक रसाव देखने योग्य है कि झूठा सच तारा की नियति कथा के बहाने देश के विभाजन का वृतांत है या कि देश विभाजन के परिणाम स्वरूप है। तारा की नियति उपन्यास में तारा स्वयं कहती है, मेरे भाग्य के कारण देश का बंटवारा हुआ या देश के भाग्य के कारण मेरी दुर्गति हुई। तारा मध्यम वर्गीय लेकिन प्रगतिशील सोच रखने वाली एक आम लड़की है जिसने देश के बंटवारे को एक नागरिक के रूप में कम और एक स्त्री के रूप में ज़्यादा झेला है। हिंसा और दंगों के बीच उसके ससुराल से उसे उठा लिया जाता है। उसके बाद उसने जिन हालातों का सामना किया, किन्हीं भी राजनीतिक स्थितियों को उन हालातों के कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही कोई भी इंसान माफ़ी कर सकता है। तारा के घाव भरने में पर्याप्त समय लगता है, फिर भी तारा उपन्यास में एक सशक्त पात्र के रूप में उभर कर आती है और अपने अतीत के पीछे छोड़ दिल्ली में अपने परिवार से बिछुड़कर अकेले ऊंचे सरकारी ओहदा तक पहुंचती है और अपने ज़िंदगी के फैसले खुद लेती है। कनक भी तारा की तरह ही एक प्रगतिशील और नई सोच रखने वाली लेकिन एक संपन्न परिवार की लड़की है, जहां उसे उसके फैसले लेने में इतनी समस्या नहीं होती जितनी तारा को। कनक के परिवार को भी विभाजन के समय लाहौर के अपने घर को छोड़कर दिल्ली आकर बसना पड़ा है। कनक पुरी से प्रेम करती है लेकिन वह पुरी के अवसरवादी और छलपूर्ण व्यवहार को अस्वीकार करने की हिम्मत भी रखती है। कनक और पुरी के संबंध के माध्यम से यशपाल ने अपनी स्त्री संबंधित सोच को व्यक्त किया है, जिसमें यशपाल स्त्रियों के सारे फैसले स्त्रियों को ही लेने देने के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। उपन्यास के शुरू में भोला पांधे की गली और आसपास के लाहौर का माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण और शांत है, जहां विभिन्न वर्गों, धर्मों और जातियों के लोग आपस में बिना किसी द्वेष और घृणा के रहते हैं। सब त्योहार, जन्म, मृत्यु, शादियों में एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं और एक दूसरे के पारिवारिक और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच विभाजन की खबरें जोर पकड़ने लगती है। यह समय जून 1947 का है और देखते ही देखते इन खबरों की तादाद और प्रभाव आमजन पर बढ़ने लगता है। गली मोहल्लों में धार्मिक हिंसा आम बात हो जाती है। कर्फ्यू लगने लगता है, राजनेताओं के भड़काऊ बयान आने लगते हैं और इस निश्चय के साथ ही लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। हिंदू और सिख समुदाय के लोग लाहौर का अपना घर बार छोड़कर हिंदुस्तान की ओर रुख करने लगते हैं। बढ़ते बढ़ते यह हिंसा त्रासदी का रूप ले लेती है और कत्ल और लाशों से गलियां, मोहल्ले, स्टेशन सब भर जाते हैं। आम लोगों के लिए विभाजन का समय कितना भयानक रहा होगा, उसका प्रामाणिक और सटीक चित्रण झूठा सच के प्रथम भाग और विभाजन में हुआ है। दूसरे भाग में शरणार्थियों के लाहौर से आकर भारत में बसने के प्रयास और हिंदुस्तानी सरकार के अफसरों की अवसरवादिता और भ्रष्टाचार के कारण जनता का उनसे मोहभंग हो जाने की कहानी है। जयदेव पुरी, जो पहले भाग में एक नौकरी ढूंढने भारत आता है, वापस लाहौर नहीं जा पाता और भाग्य से भारत में ही एक पत्रकार संपादक बन जाता है।
लेकिन प्रगति की राह पर वह अपना सही गलत का बोध गंवा देता है और जिंदगी में उसे अब केवल सत्ता, शक्ति और प्रतिष्ठा ही दिखती है। पूरी उस सरकारी अफसर राजनेताओं के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने आज़ादी के बाद जनता की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। इन लोगों के कारण ही जनता के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद और हिंदुस्तानी सरकार में कोई खास फर्क नहीं रह गया था, क्योंकि गरीब और मजदूर वर्ग की हालत आज़ादी से पहले भी वही थी जो आज़ादी के बाद रही। कुछ कम्युनिस्ट पात्रों के द्वारा कांग्रेस की नीतियों के अमानवीय पक्षों को भी पात्रों की बातचीत के जरिए यशपाल जी उद्घाटित करते हैं। हालांकि कम्युनिस्ट पात्रों का किरदार यशपाल के इस उपन्यास में उतना नहीं है जितना उनके बाकी उपन्यासों में है। इसका कारण यह भी रहा होगा कि यशपाल का ध्येय इन उपन्यास के पाठकों के सामने विभाजन की त्रासदी का एक चित्र प्रस्तुत करना ही रहा होगा। 900 पृष्ठों से ज़्यादा का यह उपन्यास अपनी कहानी में एकदम सपाट नज़र आया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।